डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्वरूप के बारे में बताएंगे और क्या इसके कारण परिणाम रहे, प्रभाव क्या पड़ा और ब्रिटिश नीतियों में क्या बाद में परिवर्तन हुए, उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1757, प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई, उसके बाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है और फिर धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में अपना पैर पसारना शुरू कर देती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी निरंतर साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ती रही है और जैसे जैसे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती गई, उनकी लालसा भी बढ़ती जाती है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना और अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करना कंपनी का लक्ष्य बन जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले अगर देखते हैं तो अंग्रेजों ने बहुत तेजी से साम्राज्य का विस्तार किया और इस साम्राज्य विस्तार से भारतीय नरेशों या राजा, उन सभी में ये भय उत्पन्न हो गया कि शीघ्र ही या कुछ समय पश्चात अंग्रेज अवश्य ही उसकी शक्ति को भी समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता अंग्रेजों की शासन संबंधी, लगान संबंधी और सभी जो धार्मिक सामाजिक नीतियां था, उन सभी से ही असंतुष्ट कहीं न कहीं ये लोग थे। जाति भेद के आधार पर भी अंग्रेज व्यक्तिगत व्यवहार करते थे, जो भारतीयों के दृष्टिकोण से बहुत ही असंतोषजनक माना जा सकता है। ये जो विद्रोह था वो भारतीयों में व्याप्त तीव्र असंतोष का ही परिणाम था और बाद में कुछ कारणवश भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों से असंतुष्ट हो जाते हैं। तो इन सब कारणों के बारे में ही यहाँ आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इन कारणों के तहत सबसे पहले हम देख सकते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में देखते हैं अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति तो चली रही है। पहले बताया प्लासी के युद्ध की कहीं न कहीं जो सभी राजा महाराजा जो भी थे, उस हार का भी बदले के रूप में हम देख सकते हैं। नरेशों और जमींदारों में अपने अस्तित्व के प्रति भी चिंता हो गई थी। डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उसकी जो व्यपगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, वो भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक राजनीतिक कारण रहा है। कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके जो वक्तव्य यहाँ समय समय पर दिए गए थे, वो भी यहाँ आम जनता या राजा महाराजाओं को भारी पड़े। कर विमुक्त भूमि है, सैनिकों को कुछ को हटा दिया गया है, बड़े जो वर्ग थे उसमें कुछ असंतोष रहा था। तो एक सामूहिक ये राजनीतिक कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम मान रहे हैं वो डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत को मान सकते हैं, क्योंकि इसने ही संपूर्ण भारत में अशांति और संदेह की भावना उत्पन्न कर दी थी। इसके तहत ये माना जा सकता है कि पूरी तरह से जब ये नीति आई तो राजनीतिक संतुलन पूरी तरह से यहाँ का बिगड़ जाता है। अवध के नवाब को उखाड़ फेंकना और मुगल साम्राज्य के नाममात्र शासक बहादुर शाह सेकंड को उसके दिल्ली स्थित पूर्वजों के महल से हटाना, इन दोनों बातों ने मुस्लिमों को गहरा आघात पहुंचाया था। हिंदुओं की जागीरों के विलय और पेशवाओं की पेंशन की जब्ती ने हिंदुओं को भी यहाँ सचेत कर दिया था। तो हिंदू और मुस्लिम
राजा जो इस विलय की नीति से अप्रभावित रहे थे, वे भी बेचैनी की अस्पष्ट आशंका से कहीं न कहीं विचलित हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो राजनीतिक कारणों के तहत थे, बाद में नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी जाती है। इन राजनीतिक कारणों के अलावा दूसरे हम देख सकते हैं प्रशासनिक कारण भी इसमें रहे थे कि किस प्रकार भारतीयों को निम्न पदों तक ही रखा है, क्योंकि सूबेदार या सूबेदार के जो रैंक के पद थे उन पर अंग्रेज काबिज होने लगे। भारतीयों का बहुत मुश्किल से जो भी अंग्रेजों का वफादार है सूबेदार तक बनाए जाते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजों की न्यायिक प्रणाली थी, उसमें भी काफी यहाँ दोष रहे हैं। वो राजस्व प्रबंध द्वारा अधिक कर की वसूली की गई थी, रेतवाड़ी, महलवाड़ी या जो भी स्थायी बंदोबस्त है, तो उसके तहत भी कहीं ना कहीं अंग्रेज टोटल ही अपना हित देख रहे थे। अधिक से अधिक किस प्रकार कर वसूला जाए, आम जनता को नहीं देख रहे थे। और अगर कोई कर वसूली नहीं होने देता है तो उनकी जागीरों को भी जब्त कर लेना, ये सब चीज उसके प्रशासनिक कारणों में गिनाया जा सकता है। और जो प्रशासनिक स्थान महत्वपूर्ण थे वो भारतीयों के लिए, उनमें बहुत कम अवसर उन लोगों ने यहाँ कर दिए। इससे भारतीय समाज के उच्च वर्गों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। नए जो हस्तगत प्रदेश थे उनकी व्यवस्था के लिए जो भी अफसर नियुक्त किए जाते थे, उन्हें देसी राजाओं के दानों के संबंध में कड़ी जांच पड़ताल की, इससे भी कहीं न कहीं कटुता उत्पन्न हो जाती है। विलियम बेंटिंग जब आता है तो बिना किराए की भूमियों के हस्तगत करने से सरकार को तो बहुत सा धन प्राप्त हो गया, किंतु इससे बहुत से जमींदार जिन्हें लंबी अवधि के लिए भूखंड प्राप्त हुए थे वो काफी निर्धन हो जाते हैं। विद्रोह से पूर्व 5 वर्षों में प्रसिद्ध एक आयोग गठित हुआ था, इनाम आयोग। उसने बंबई में लगभग 20,000 जायदादों को एक साथ जब्त किया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। भारतीय सेनाओं को तोड़ दिया जाता है और लगभग 60,000 व्यक्ति अपनी आजीविका से हाथ धो बैठते हैं। इससे तनिक भी आश्चर्य नहीं कि असंतुष्ट सैनिक तथा जमींदार बहुत बड़ी संख्या में विद्रोहियों से जा मिलते हैं। जमींदारों की अवस्था इतनी खराब हो गई कि उनके लिए भूमि के मूल्य का 30 तथा 40% रुपया भी उधार लेना कठिन हो गया था। भूमि की स्थिति बहुत अनिश्चित हो चुकी थी। सरकारी कर्मचारी प्राय भूमि के निजी परिवर्तन को रद्द कर देते थे तथा अदालत के निर्णय तक के संबंध में भी हस्तक्षेप वो करते थे। संपूर्ण प्रशासन में यूरोपीय जाति के लोग भारतीयों के साथ असमानता का व्यवहार करते थे और इससे भारतीयों ने अपने को अपमानित महसूस किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कुछ सामाजिक कारण भी इस 1857 की क्रांति के रहे हैं, क्योंकि भारतीय समाज एक रूढ़िवादी समाज था और उनके हितों पर कहीं न कहीं कुठाराघात किया गया था, क्योंकि सामाजिक कुछ कुरीतियां थी। अंग्रेजों ने समय समय पर उनको दूर करने का प्रयास किया है, चाहे सती प्रथा है, विधवा विवाह है। तो यहाँ पे अंग्रेज क्या करते हैं, उनको जो क्या उचित लगता है वो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय उन चीजों से जुड़े हुए थे और वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति पर प्रहार के रूप में उन चीजों को देखते थे। यह सामाजिक जीवन में भी वो एक दूसरे से भेदभाव यहां पर करते थे, रंग को लेकर भी भेदभाव करते थे। यहां पर हम देखते हैं कि कुलीन वर्ग थी, उनकी दशा भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको भी वो हे दृष्टि से यहां देखते थे। जो भी उनके साथ खड़े होते थे, लेकिन उनके साथ भी अपमानजनक व्यवहार ही किया जाता था। दूसरी तरफ वो कुछ
अपने स्तर पे सुधार करने चाहते थे और नए स्तर के क्लर्क तैयार करने चाहते थे जो रंग रूप में भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव जो भारतीयों पे पड़ा, उसका भी भारतीयों ने कहीं ना कहीं विरोध किया कि जो शिक्षा अंग्रेज देना चाहते हैं भारतीय उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ये सब सामाजिक कारण उस समय रहे थे, जिसके कारण भी कुछ क्रांति के आगे बढ़ने में इनसे मदद मिलती है। धार्मिक कारणों के दृष्टिकोण से देखें तो ईसाई धर्म का वो प्रचार करते हैं यहाँ पे, और जब प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में हस्तक्षेप तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कट्टर जो हिंदू है वो अंग्रेजों को मूर्ति भंजक समझने लग गए तथा उन्हें उन्हें इस बात का हमेशा भय रहता था कि उनका धर्म ईसाइयों द्वारा नष्ट किया जाएगा। सैनिक तथा नागरिक जनसंख्या को इस बात का भी भय था कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को ईसाई बनाना चाहती है, जैसा कि पहले मुसलमान कर चुके थे। अंग्रेजों ने देश के प्रत्येक भाग में मिशनरियों की गतिविधियों को फैला दिया। देखते हैं कि 1698 से शुरुआत वो लोग ईसाई मिशनरियों की कर देते हैं। संपत्ति के संबंध में हिंदू कानून में परिवर्तन किया गया, जिससे हिंदुओं के ईसाई बनने में सुविधा प्राप्त हो, क्योंकि पहले जो हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन कर लेते थे उन्हें संपत्ति के उत्तराधिकार की अनुमति प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन किंतु इस अड़चन को दूर कर दिया गया। अब रेलवे तथा तार पद्धति के प्रारंभ को भी भारतीयों ने उन्हें यूरोपीय सभ्यता थोपने के रूप में ही यहाँ पे ग्रहण किया है। डाक पद्धति के संबंध में भी संदेह की भावना प्रकट की गई है। तो ये सब चीज धार्मिक कारणों में हम इनको गिना सकते हैं। अगर आर्थिक कारणों के दृष्टिकोण से देखें तो सीधा सीधा है कि जो भी अंग्रेज यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे और अपने वहां, चूंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहां पूरी तरह से मशीनीकरण हो गया था, उनको कच्चे माल की जरूरत थी, वहां यहां से लेके जाते, वहां से तैयार माल भारत में बेचते थे। अब वो जो माल होता था वो काफी सस्ता भी होता था, देखने में अच्छा होता था, तो परिणाम ये हुआ कि यहाँ के सारे कुटीर उद्योगों का नाश हो गया। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता का पूर्ण लाभ उठाया। वो प्रत्येक प्रकार से भारतीयों के हित के प्रति उदासीन रहकर अपने व्यापार और उद्योगों को वो बढ़ाते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ के जो उद्योग और व्यापार भी बहुत उन्नतशील अवस्था में यहाँ पे थे। लेकिन अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार और उद्योग धंधों को भी यहाँ नष्ट कर दिया और उद्योगों के विकास की गति बहुत धीमी हो गई या न के बराबर यहाँ पे हो जाती है। इसलिए यहाँ भारतीयों का शोषण भी कहीं ना कहीं व्यापार के कारण होता है। 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि वे भारत के बने हुए माल पर जो इंग्लैंड जाता था बहुत अधिक कर लेते थे और भारत के कच्चे माल पर बहुत कम निर्यात कर। इसके विपरीत जो माल इंग्लैंड से भारत आता था उस पर बहुत कम आयात कर होता था। तो अंग्रेजों की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में भारत का सूती और रेशमी कपड़ा जाना बंद हो जाता है और जिसके कारण भारत का कपड़े का उद्योग ही नष्ट हो गया और लाखों व्यक्ति यहाँ बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार का प्रभाव भारत के अन्य उद्योगों पर भी पड़ा। भारतीय उद्योग जो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति से पहले से ही जर्जरित हो चुके थे, मशीनों से सज्जित अंग्रेजों के उद्योगों का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि भारत इंग्लैंड के लिए सिर्फ कच्चा माल भेजने लगा और उसी माल से बनी हुई वस्तु को ऊंची कीमत पर यहाँ खरीदने लगा। तो ये हम देखते हैं कि अंग्रेजों की इस आर्थिक नीति के कारण भारत के जमींदार, तालुकेदार, किसान
या मध्यम वर्ग, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी सभी नष्ट हो गए। अंग्रेज व्यापारिक कंपनी ने भारत को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके उसका आर्थिक दृष्टि से पूर्ण शोषण किया और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण अंग्रेजों की व्यापारिक और औद्योगिक नीति थी और साथ ही जो धन निष्कासन का एक प्रोपेगेंडा यहाँ इन लोगों ने तैयार कर रखा था पूरी तरह से कि विभिन्न माध्यम से धनों का निष्कासन किया जाता था भारत से इंग्लैंड की तरफ। वो भी कहीं न कहीं एक आर्थिक कारण यहाँ पे हम मान सकते हैं। सैनिक कारणों के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ बताया गया है कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों की बहुत बुरी हार होती है, उसकी भरपाई लोगों को करनी है। इसलिए हम अध्याय में आपको बता चुके हैं कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की क्या दशा हुई थी। वो सबसे निरर्थक अंग्रेजों के दृष्टिकोण से युद्ध माना गया था और बहुत बड़ी क्षति आर्थिक रूप से और उनको सैनिक रूप से हुई थी। और उसके बाद भी जो आंग्ल अफगान युद्ध लड़े गए थे तो बस कुछ भी हासिल इन लोगों को नहीं हुआ और उसकी भरपाई भी कहीं न कहीं लोग करना चाहते थे। क्रीमिया में भी ये हालत हुई और उसके बाद अंग्रेजों में भारतीय सैनिकों की संख्या में असमानता देखने को मिलती थी। अब यहां हम देखते हैं कि जो असंतोष का कारण था कहीं न कहीं कि जो पैदल सेना के भारतीय सूबेदार को ऊंचे से ऊंचा वेतन मिलता था, जो नए यूरोपीय रंगरूट के न्यूनतम वेतन से भी कम होता था। बहुत बड़ा भेदभाव था यहाँ पे। पदोन्नति के कोई अवसर भारतीयों के पास नहीं थे, इसलिए रिशालदार के रूप में ही भर्ती होकर विशालदार के रूप में ही भारतीय रिटायर्ड हो जाते थे। कोई पदोन्नति नहीं होती थी। भारतीय सैनिकों पर सरकार बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उनको उच्च पद नहीं दिए जाते थे। इसलिए सैनिकों के आत्मसम्मान को पग पग पर यहाँ कुचला जाता था। परेड होती थी, उसमें अपमानजनक शब्द बोले जाते थे, गाली गलौज निंदनीय व्यवहार किया जाता था। सिपाहियों ने विभिन्न भत्तों को भी बंद किए जाने पर रोष प्रकट किया था। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्धों में लड़ने के लिए भेजा जाता था, जबकि भारतीय समुद्र यात्रा को अपने धर्म के विरुद्ध यहां मानते थे। अठारह में एक सामान्य फौजी भर्ती कानून स्वीकृत हुआ था और इस कानून के अनुसार कोई सिपाही जो इस कानून के अधीन भर्ती किया गया हो समुद्र पार जाने से इनकार नहीं कर सकता। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना साम्राज्यवादी सेना में बदल जाती है। बंगाल सेना की सैनिकों के अधिकार वापस ले लिए गए और इस प्रकार के प्रयत्न किए गए कि उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जाएगा। वे भारतीय सैनिक जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया उन्हें पद वृद्धि यहाँ पे दे दी जाती है। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटिश फौजों की अपेक्षा भारतीय फौजों की संख्या अधिक थी, लेकिन वर्गीकरण में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये सब यहाँ सैनिक कारण के रूप में हम देख सकते हैं। अंततः हम देख सकते हैं कि तात्कालिक कारण इस क्रांति का क्या रहता है। राजनीतिक कारण, कुछ फिर प्रशासनिक कारण थे, आर्थिक कारण रहे, सैनिक कारण रहे और उसके बाद देखते हैं कि इस क्रांति का आखिर विस्फोट कहाँ होता है। तो इसमें सब जानते हैं कि इसका तात्कालिक कारण चर्बी लगी कारतूसें थी और उस नियम में यह था कि सिपाहियों को कारतूस को एक किनारे पर दांतों से काटना होता था और अफवाह सभी सैनिकों में यह फैल गई कि नई जो बंदूक थी उनमें जिन कारतूसों का प्रयोग किया गया था वे गौ तथा सूअरों की चर्बी से चिकनी की जाती थी और इनसे ही गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी तथा दूसरी तरफ सूअर मुसलमानों के लिए निषिद्ध माना जाता था।
और इसका परिणाम फिर ये हुआ कि सैनिक भड़क उठे तथा बंगाल की भारतीय सेना में अशांति पूरी तरह छा जाती है। अप्रैल 1857 में कुछ फौजों ने उन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जो उन्हें दिए गए थे। उन पर सैनिक अदालतों में मुकदमे चलाए गए तथा उन्हें 10 वर्ष का कारावास भी दिया गया। और 9 मई 1857 को उन्हें सार्वजनिक रूप से पदच्युत कर दिया जाता है, उनकी वर्दियां छीन ली जाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये तात्कालिक कारण 1857 के विद्रोह का रहा है। चर्बी लगी कारतूस। और मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा। फिर उसके बाद क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वो आगे हम देखेंगे। काफी विस्तार विद्रोह का होता है। तो ये सभी कारण हम 1857 के विद्रोह के तहत यहाँ देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक सामूहिक कारणों का परिणाम रहा और उसको चिंगारी देने का काम चर्बी लगी कारतूस जो यूज की जाती थी उसने किया, मंगल पांडे ने किया, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू होता है। थैंक यू।